नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। जैसा कि आपको अभी तक अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा जो आज का वीडियो है वो किस विषय पे आधारित है। जैसा कि हमारे एक व्यूवर और सब्सक्राइबर ने जैसा कि प्रश्न पूछा है कि क्या ऐसी स्थिति में भी क्या ऐसा आदेश हो पाना क्या संभव है, अगर जो ऐसा आदेश प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, क्या क्या लीगल रेमेडी हमारे पास उपलब्ध हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, बहुत लोगों के कमेंट आए हैं और लोगों ने जानना चाहा है कि किसी की इनकम ज़्यादा होती है, किसी व्यक्ति की इनकम कम होती है, इसके अतिरिक्त अगर जो किसी की इनकम कम है या कोई बहुत ही लेमैन है या कोई बहुत ही मजदूर व्यक्ति है, तो जिसको अपनी डेली वेजेस के आधार पर उसका जो लाइफ स्टाइल है, जो उसका लाइवलीहुड उसका सही तरीके से यापन हो रहा है, उसके अतिरिक्त भी अगर जो कोई महिला या कोई पत्नी अगर उसके खिलाफ कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर प्राप्त करने के लिए अगर जो कोई सेक्शन 125 में मुकदमा कोई फाइल कर देती है या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देती है माननीय न्यायालय के समक्ष, तो उस स्थिति में जो गरीब व्यक्ति है, जो जिसके पास इतना आय का समुचित साधन नहीं है, तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या कदम उसको उठाने पड़ेंगे, किन किन कारणों से वो अपने आप को या जो आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ जो मुकदमा दायर किया है, तो उस स्थिति में आप उसको मेंटेनेंस के लिए जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें क्या करेक्शन कैसे करवा सकते हैं या मेंटेनेंस को सही तरीके से उसको कैसे रोका जा सकता है। इसी सब चीज़ों पे आज डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित आया हूं और ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहूँ, वीडियो पे अगर जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर जो आपको कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल आप हमसे अगर जो पूछना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से ही, या कोई वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो या कोई अन्य कोई आपको कोई निजी जानकारी है, संपर्क करने का जो तरीका है और वो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे भी है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसको चेक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि अभी तक आपको ये लग रहा है कि क्या ऐसी स्थिति में भी क्या कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर अगर जो कोई प्राप्त हो गया है या मेंटेनेंस का ऑर्डर प्राप्त करने के लिए महिला के द्वारा या पत्नी के द्वारा कोई मुकदमा माननीय न्यायालय के समक्ष अगर जो प्रस्तुत किया गया है, तो क्या उस पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव क्या डाला जा सकता है। कैसे आप अपने जो मेंटेनेंस अगर जो कोई महिला का जो गलत तरीके से कोई गलत फैक्ट प्रेजेंट करके कोर्ट के सामने से अगर जो मेंटेनेंस का ऑर्डर प्राप्त कर दी है आपके खिलाफ, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपके पास क्या लीगल रेमेडी उपलब्ध रहती है उसको फोर्सिव एक्शन लेने से। जैसे कि अगर जो कोई फोर्सिव एक्शन अगर जो नहीं लेंगे, तो जाहिर सी बात है जो मेंटेनेंस का ऑर्डर अगर जो पास हुआ है वो आपके खिलाफ उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूट करने का अर्थ है जैसा भी होगा उसके आपके खिलाफ रिकवरी वारंट भी जारी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको फिर रुपया जो भी मेंटेनेंस की जो रकम अगर अदा करने का जो आदेश पारित किया गया है, उस स्थिति में आपको वो आदेश की कंप्लायंस करनी। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में जब उनके वैचारिक मतभेद में इतनी दूरी आ जाती है जिसके कारण अब वो एक दूसरे के साथ अब रहना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति पे जो महिलाएं जो कदम उठाती हैं वो सबसे पहले ये उठाते हैं कि जो अपना मैरिटल हाउस जो है, जहाँ वो शादी करके जो उनका ससुराल, उसको छोड़ के अपने मायके या अपने निकटतम संबंधी जहाँ भी उनका हित व्याप्त होता है वहाँ वो चली जाती हैं। यही वो सबसे बड़ी गलती करती हैं। अब करना क्या चाहिए, वो तो अपने मैरिटल हाउस चले गई हैं, भाग के चले गई हैं। अब हस्बैंड को, क्योंकि वो हर तरह से प्रयास करता है कि कैसे उसको अगर जो रोका जा सके, अगर जो उनको लेने भी जाता है लेने से मना कर देती हैं। कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया है कि किस किस कारण से क्या क्या कमी है या क्या वो चाहती है, ये भी अगर जो डिस्क्लोज नहीं किया है, और वो अपने मायके में या ससुराल के अलावा अन्य कहीं स्थान पे अगर जो निवास कर रही हैं, तो इसका मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सेपरेट रह रहे हैं। अब सेपरेट रहते हुए क्या कदम उठाने चाहिए, अगर जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, तो कितने समय तक वो सेपरेट रहेंगे तो उनको डिवोर्स के लिए पिटीशन मूव करने के लिए वो इंटाइटल हो जाते हैं। तो सेक्शन 13 में जो उसके जो ग्राउंड दिए गए हुए हैं, जैसा कि मैं पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि किन किन आधार पे आप डिवोर्स यानी कि तलाक का मुकदमा प्रस्तुत कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अगर जो आपकी शादी अगर जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर जो कोई शादी की अगर जो आपकी वो रीति और रिवाजों अनुकूल अगर जो आपकी शादी निष्पादित हुई है, तो उसके अनुसार आप सेक्शन 13 में ग्राउंड है कि अगर जो आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर एक साथ एक जगह नहीं रह रहे हैं, तो अगर ये समय होते हुए अगर 2 साल तक बीत गया है, तो 2 साल के उपरांत आप उसमें डिवोर्स की पिटीशन मूव करने के लिए इंटाइटल हो जाते हैं। अब ये प्रश्न
अब इस पर एक प्रश्न और उठता है कि इसमें से अब डिवोर्स की पिटीशन मूव कौन करेगा पहले। तो मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि अगर जो 2 साल तक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर जो अलग अलग रहते हो गए हैं, तो इसके आधार पे हस्बैंड या वाइफ कोई भी माननीय न्यायालय के समक्ष अगर जो उनको लगता है कि अब रहना संभव नहीं है एक साथ, तो उस आधार पे आप डिवोर्स की पिटीशन मूव कर सकते हैं माननीय न्यायालय के समक्ष। और जो आपको कारण लिखने पड़ेंगे कि किस आधार पे, क्या रीज़न है आपको अलग होने का, तो ये रीज़न और कारण आपको डेवलप करने पड़ेंगे। जो भी होंगे वो आपको सही तरीके से प्रार्थना पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और इसके आधार पे अगर जो ये आपको अगर जो लगता है कि इसके आधार पे अगर जो कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है, 2 साल भी नहीं बीते हुए हैं, और इसके साथ में ज़्यादातर मामलों में मैंने ये भी देखा हुआ है कि जो वाइफ है वो अपने मैरिटल हाउस से चली गई है, वो मायके में न जाके वो कहीं रिश्तेदार में या किसी अन्य व्यक्ति के साथ उनके अगर जो संबंध है वहाँ चली जाती है। तो इसमें अगर जो हस्बैंड को ये जानकारी होती है कि वो अगर जो एडल्ट्री में रह रही हैं, तो ये फैक्ट आपको प्रार्थना पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय को अवगत कराने चाहिए। और अगर जो आपने ये तथ्य अगर जो अवगत करा दिए माननीय न्यायालय के सामने, तो आपको फिर उस केस में आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, या फिर ये ज़रूरी नहीं कि वो शादी ही उसने किया हो या ना किया हो, अगर वो उसके साथ रह भी रही है तो ये पर्याप्त है, फिर वो आप उसके लिए मेंटेनेंस देने के लिए आप इंटाइटल नहीं है। उस स्थिति में हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर जो वाइफ बिना बताए, बिना किसी कारण के अगर जो अपने मायके या अपने निकटतम संबंधी या किसी के साथ अगर जो कहीं चली गई है अपने मैरिटल हाउस को छोड़ के, तो अब ये माननीय न्यायालय को कैसे लगेगा, कैसे प्रतीत होगा कि आप उसको लाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, या उसके फेवर में या उसको लाने के प्रयास में अपने क्या कदम उठाए हैं। तो ये चीज़ अगर जो आप, क्योंकि सही ढंग से मैंने ये देखा है कि सही ढंग से जो हस्बैंड है वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए हैं, क्या क्या प्रोसीडिंग फॉलो की हैं कि जिससे ये पता चले कि वो अपनी बीवी को या अपनी वाइफ को लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो कोई बिना रीज़न के बताए हुए अगर जो वाइफ अपना मैरिटल हाउस छोड़ के अगर जो कहीं अन्य स्थान पर चली गई है, तो सबसे पहले हस्बैंड को सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में कंजुगल ऑफ द राइट टू परफॉर्म करने के लिए पिटीशन मूव करनी चाहिए, कि जिसमें ये अपने आधार मेंशन करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिनके आधार पर माननीय न्यायालय को विश्वास दिलाएंगे कि हम अपनी पत्नी को, जो कि चली गई है, कारण कुछ भी रहा हो वो कारण आप अपने हिसाब से उसमें मेंशन करेंगे, और उसके आधार पर पत्नी अब वापस नहीं आ रही, जबकि मैं उसको अपने घर में वापस ला ले। ये कुछ तथ्य है, ये कुछ फैक्ट है, और ये कुछ ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है हस्बैंड के पास, जिनके आधार पे उनको ये लगता है कि अगर जो कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है तो गलत हुआ है, जिसमें अगर जो ये भी प्रतीत होता है कि अगर जो ये आपको आभास होता है कि अगर जो कोई इस तरीके से अगर जो मैंने अभी जो फैक्ट और जो ऑप्शन हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये अगर जो आप ऑप्शन अपनाते हैं, तो इन स्थितियों में आप अपने जो हस्बैंड, जो अपनी वाइफ को जो हस्बैंड जो मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं या उनकी जो स्थिति नहीं है देने के लिए, तो जो सही तरीके से जब कोई फैक्ट माननीय न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करेंगे, जब आप सही तरीके से किसी को कोई चीज़ अगर जो आप एक्सप्लेन करेंगे, तभी न्यायालय आपके फेवर में कोई आदेश पारित करेगी। अदरवाइज जब तक किसी को कोई चीज़ पता नहीं होगा, किसी को कोई चीज़ बताएंगे नहीं, तो कोई भी न्यायालय को नहीं पता चल पाएगा कि आपकी स्थिति क्या है और आप क्या चाहते हैं। क्योंकि एक चीज़ ये भी देखने को मिला हुआ है कि अगर जो ऐसी स्थिति में जो महिलाएं हैं वो सबसे पहले तो अपना मैरिटल हाउस छोड़ दिया, मैरिटल हाउस छोड़ने के बाद सबसे पहले मायके गई या अपने निकटतम संबंधी या किसी भी अन्य स्थान पे जहाँ भी उनका हित निहित होता है, तो उस स्थान पे सबसे पहले वो 498A और 323, 504 और 506 ये समुचित जनरल जो धाराएं हैं, इन धाराओं के अंतर्गत हस्बैंड के खिलाफ मुकदमा फाइल कर देती हैं। हाँ, एक चीज़ और है, ये जाहिर तौर पर जो लोग कोर्ट की प्रोसीडिंग फेस कर रहे होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो ये मुकदमे जब फाइल किए जाते हैं तो महिलाओं के द्वारा, तो केवल हस्बैंड को इम्प्लिकेट नहीं किया जाता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हस्बैंड के अलावा, क्योंकि जब ये उनका इंटेंशन है क्योंकि हस्बैंड को परेशान करना, तो परेशान करने के अलावा उनके जो नियर एंड डियर जो भी रिलेटिव हैं, मदर, फादर या सिस्टर या जो भी उनके ब्रदर वगैरह हैं, उनको भी इसी केस में झूठे आरोप में उनको भी इम्प्लिकेट कर लिया जाता है। अब इसके आधार पे तब उसमें अनुचित रूप से दबाव बनाया जाता है कि अब उसमें
जो मेंटेनेंस का ऑर्डर प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे। और इसके अतिरिक्त ये तथ्य और भी है कि क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर जो ये महिलाओं को या पत्नी को ये अगर जो लगता है कि 498A के या 323, 504, 506 से अगर जो इनको लगता है कि जो हस्बैंड इतने में नहीं परेशान हो पाएगा, तो उस स्थिति में जो फॉल्स एलिगेशन है वो और भी बढ़ा दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो बड़ी धाराएं हैं जो कि नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि 377 या फिर जो रिलेटिव हैं उनके अगेंस्ट में 354 ABCD की कोई भी क्लॉज FIR में दर्ज करा देती हैं। हाँ, एक चीज़ और है, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि अगर जो FIR में ये सारी जो धाराएं हैं दर्ज हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर जो मेडिएशन होता है, मेडिएशन फेल होने के उपरांत अगर जो चार्जशीट भी आती है, तो चार्जशीट में IO से मिलके और उसके तरीके से जो बयान दे के उसमें 377 या 354 की जो धाराएं हैं वो चार्जशीट में बढ़ा दी जाती हैं, जिसके आधार पे क्योंकि अगर जो अब यहाँ पर हस्बैंड के लिए दिक्कत दोबारा पैदा हो जाती है, क्योंकि पहले तो वो 498A और 323, 504, 506 में वो बेल करा चुका है, और उसके उपरांत जब वो बेल करा के घर आ जाता है या जो उसके साथ और भी रिलेटिव होते सभी की बेल हो चुकी है। अब चार्जशीट फाइल होने के बाद अगर जो धाराएं कुछ बढ़ जाती हैं तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब जब जो धाराएं बढ़ गई हैं उन धाराओं पे भी दोबारा उसको बेल करानी पड़ती है। तो ये सब तरीके हैं जो कि पत्नी या महिलाओं के द्वारा हस्बैंड के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरीके के जो मुकदमे फाइल किए जाते हैं। और अल्टीमेटली अगर जो कहीं से दोनों लोगों की तरफ से अगर जो कोई सुलह समझौता हो भी जाता है तो अल्टीमेटली फिर इसमें कंप्रोमाइज़ की नौबत आती है। जब कंप्रोमाइज़ सुलह समझौता के आधार पे ही निष्पादित किया जा सकता है। इस अवस्था जिसके आधार पे दोनों का क्योंकि मुकदमा फाइल कर दिया है, अगर जो कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो जाहिर से तौर पर दोनों लोग परेशान होंगे। तो ये सब परेशानी से बचने के लिए फिर उसमें कंप्रोमाइज़ के लिए, सुलह समझौता के लिए और कदम उठाते हैं। और आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर जो आपकी कोई जिज्ञासा है या कोई आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर प्रश्न पूछें। और क्योंकि कमेंट मैं सभी का पढ़ता हूँ, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं छूटता है जिसको मैं ना पढूं, और सभी का मैं रिप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं पढ़ के मैं उसको स्टोर कर दूँ, उसके साथ में हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूँ। अगर जो आपकी कोई जिज्ञासा है या कोई आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। या आपके पास भी कोई ऐसी या आपके साथ कोई भी अगर जो कोई ऐसी घटना घटित हुई है तो वो भी हमें बताएं, जिसके बारे में जो भी समुचित अगर जो एडवाइस आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।